हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं ये जो मॉडल पेपर है ये लेवल फर्स्ट का है, यानी 1 to 5 वालों का। तो इसमें जो 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, हम उन्हें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी जानकारी दे दूँ, ये मॉडल पेपर है, ये आपकी जो लंच क्लास है उदयपुर चलती है ना, उसका है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन, और भाषा फर्स्ट के रूप में आपने हिंदी चूज की होगी उसके 30 क्वेश्चन, और सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने संस्कृत चूज किया उनके 30 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन आपके मैथ के और 30 क्वेश्चन आपके ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के। इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन होंगे, हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत हम सीडीपी करेंगे, फिर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत, फिर उसके बाद करेंगे ईवीएस, फिर और लास्ट में जाके मैथ करेंगे। तो इस क्रम में हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। कोई बात नहीं, जैसा पेपर हम वैसा देख रहे हैं। ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ या इसे ही हम कहते हैं मनोविज्ञान, वो एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना विकास होता है? तो ये होता है आपके किशोरावस्था में, क्योंकि इसमें ही आपकी हीरोशिप, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे पूजा की भावना होती है ना, यानी वीर पूजा की भावना बोलते हैं हीरोशिप, यानी किसी को भी अपना आइडल मान ले, तो उस हिसाब से तो ये किशोरावस्था की एक विशेषता हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। इसमें पूछा है कि अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? हमें ये सभी कार्य करने चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाना चाहिए। ये तत्परता का नियम है ना, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है, ये ध्यान रखना। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है ना, पीटीए के नाम से, यानी प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का। ये तत्परता यही वाला, ठीक है। क्रिया करके सीखने के, यानी लर्निंग बाई डूइंग पर आधारित होना चाहिए, ये भी बात सही है। और बाकी ये कच्चा का वातावरण है वो शांत रखना चाहिए, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 16 वर्षीय बच्चा है जिनकी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी? देखो वो बच्चा है कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का, और उसे बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू है उसकी कितनी दे रखी है? 75 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। हालांकि इसे यहाँ पे बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक करता है ना, यहाँ पे इन्हें बुद्धि लब्धि कहना था। कोई बात नहीं, जो दे रखा है हम उसे ही देख लेते हैं। बाकी उसकी मानसिक आयु हमें कितने वर्ष की है ये बताना है। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि आई क्यू बराबर टर्मन के सूत्र से चलेंगे कि MA/CA और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। यानी ऊपर तो होती है मानसिक आयु, ठीक है, और नीचे होती है वो होती है शारीरिक आयु, ठीक है, ये होती है। तो हमें दे रखा है उसे ही रख दीजिएगा। आई क्यू का मान कितना दे रखा है? 75, तो इसे रखेंगे 75। मानसिक आयु कितनी दे रखी है इसमें हमें पूछी है, तो हमें x मान लेते हैं। बाकी जो 16 वर्ष है बच्चे की शारीरिक आयु है, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं या, ठीक है। तो इसे रख देंगे 16 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ऊपर है x का 100 से गुणा कर लीजिएगा, 75 बराबर 100x बटे 16। इसे काट लीजिएगा 25 से, क्योंकि बराबर संख्या होती है ना, कट जाती हैं। तो 25 चौक 100, तो 4x हो जाएंगी, ये कट जाएगी 3 बार, ठीक है। ये 4 से नीचे की संख्या कट जाएगी 4 बार, तो बचा क्या? 3x/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी निकल के 12। तो 12 हमने x क्या मानी थी? मानसिक आयु। तो यही तो पूछा था कि मानसिक आयु क्या है, तो हमारी निकल के आई है 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। हमने किया कुछ नहीं है, जो दे रखा है ना केवल वही इसमें सेट किया है। जो आपका IQ का जो सूत्र होता है टर्मन का, तो IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। तो इसमें दे रखा था कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो यानी 75 अंक का मतलब कोई बुद्धि लब्धि, और x मान ली मानसिक आयु ऊपर रखते हैं, नीचे शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 12 वर्ष निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो हम ये कहेंगे कोई भी 2 व्यक्ति हैं वो शारीरिक मानसिक योग्यता एवं संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते, ऐसे कह सकते हैं। यानी हर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, तो यही होती है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान मानव का व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? अगर आप देखेंगे तो ये आपके क्रू एंड क्रू का कथन है, ठीक है। तो ये आपके ऑलरेडी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका चयन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार जो 2009 है, यानी जिसे RT एक्ट बोलते हैं, RT एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो आप जब कह सकते हैं RT एक्ट पढ़ेंगे तो उसकी धारा नंबर आप पढ़ेंगे कौन सी है, 27, यानी आप ऐसे एक तो 24 है, तो उसमें तो आपके शिक्षक के दायित्व दे रखे हैं कि शिक्षक के क्या क्या दायित्व होते हैं स्कूल में, और धारा नंबर 27 पढ़ेंगे, उसमें आपके टीचर के आप उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, यानी उनसे क्या कार्य करवा सकती है गवर्नमेंट। पहली बात, 10 वर्ष के पश्चात जो भी जनगणना होगी उसे करवा सकती है उनके थ्रू, आपदा राहत कार्यक्रम में लगा सकती है, चुनाव संबंधी कार्यों में लगा सकती है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगा सकती। तो हमें यही तो पूछा था कि किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य कितना होता है, ये क्या पूछा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है, तो हम ये कहेंगे कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो ये क्या देखा, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के पठार का एक कारण हुआ? तो ओवरऑल देखें तो ये सभी कारण होंगे, आप या तो मानसिक कमजोरी हो, या कार्य की जटिलता हो, या थकान हो, ये सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर की साइड आते हैं तो और बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो बुद्धि के संबंध में सत्य है? तो देखिएगा, पहला है कि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, ये बात सही है। यह सामंजस्य और अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, ये भी बात सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आगे जाती है, तो ये भी बात सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NCF 2005 कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? यानी जो हमारी कला शिक्षा होती है, आपने पढ़ी होंगी, ये पहले चलती थी, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और भी चलती थी, 2-3 बुकें चलती थी। तो इनको स्कूल में जोड़ने का क्या कारण है, तो इसका उद्देश्य बताना था। हम ये कहेंगे, चाहे तो आपकी सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करनी हो, या छात्रों की व्यक्ति और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना हो, या आपके संगीत, नृत्य और नाटकों छात्रों को आत्मबोध करने के लिए ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक हो, तो हम कहेंगे ये सभी चीज़ें सहायक होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11वां, आकर्षक व्यक्तित्व, अनुशासित, उच्च जिज्ञासा, फिल इन द ब्लैंक्स बालक की विशेषता होती है, यानी किन बालकों की विशेषता होती है? तो हम कहेंगे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है। टर्मन कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, वो प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है वो इस प्रकार पूछा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया वो अधिगम प्रक्रिया कहलाती है, ये कथन किससे संबंधित है? ये आपके वुडवर्थ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है वो इस प्रकार पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार इदम, अहम और या पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक बताए थे, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। इन्होंने बताया ना, इदम, अहम, पराहम, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो ये संरचनात्मक आधार पर 3 प्रकार बताए थे। एक आकारात्मक होता है, ये 2 प्रकार बांटे थे इन्होंने। आकारात्मक बात है जैसे चेतन, अचेतन और एक अर्ध चेतन, ये तो 3 प्रकार बताए थे। एक संरचनात्मक आधार पर बताए थे, वो थे ये इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है, जो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं इस प्रकार के, क्योंकि ये सिलेबस में स्टीफन एम कोरे होगा। एम कोरे ध्यान रखना, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में इन सेम नाम दे के पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखना स्टीफन एम कोरे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ये संबंधित हो जाएगा वॉटसन से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि डेविड आशुबेल है ना, इसका पूरा नाम है डेविड आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। तो इन्होंने 4 स्टेप बताए थे, ठीक है। जैसे कि रख कर सीखना, ये रख कर क्यों होगा यार, यहाँ पे ये गलत दे रहा है, रट कर होगा। अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना। तो हम ये कहेंगे इसमें से जो आपकी कह रहा है ना कि समस्या का समाधान निहित होता है, तो वो खोजपूर्ण सीखने से संबंधित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन पर बल देता है, कौन देता है। तो हम ये कहेंगे जो व्यवहारवादी होंगे वही देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, ये शायद ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी कहलाती है, स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट है 18वां नंबर, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। आपको ये कथन दे रखे तो हम कहेंगे पर्यावरण के साथ हो, चाहे प्रकृति के साथ हो या जीवन के साथ हो, ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था, वो विलियम मैकडूगल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 उपचारात्मक शिक्षण द्वारा होता है, क्या होता है। हम कहीं छात्रों नहीं एक सेकंड, यही होगा फिर, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने का शिक्षण करते हैं, ये बात सही है, क्योंकि ये आपके रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद हिंदी की टीचिंग मेथड में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अच्छी परीक्षण की नहीं है, या अच्छी बोले या उत्तम बोले वही की बात है, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, तो ये कहना गलत होगा। हमें यही पूछना अच्छे शिक्षण की कह सकते हैं विशेषता नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 वो इस प्रकार पूछा है कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो ये तो सिंपल ही पूछ लिया, अमूर्त सक्रियात्मक हो जाएगी, ठीक है। बाकी उत्तर श्री जो है ना सक्रियात्मक, ये तो कोई अवस्था ही नहीं होती है, होती है तो संवेदी, दूसरी इसमें देनी रखिए पूर्व सक्रियात्मक, ठीक है, जिसकी उम्र 2 से 7 होती है। बाकी संवेदी गामक की 0 से 2 वर्ष मान सकते हैं, या जन्म से 2 वर्ष कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी मूर्त सक्रिय 7 से 11 और मूर्त सक्रियात्मक होगी 11 के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जा सकता है। ये कह रहा है विशेष कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के प्रभावों के मापन के थ्रू है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं हमारे उपलब्धि परीक्षण की, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, तो हम ये कहेंगे अच्छे मूल्यांकन की वैधता हो, विश्वसनीयता हो, वस्तुनिष्ठता हो, व्यापकता हो, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, यानी ये किस प्रकार की है, तो हम कहेंगे ये भावात्मक जागृति से संबंधित होती है। ये रीट लेवल फर्स्ट और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है। ये जो क्वेश्चन है आपकी रीट लेवल फर्स्ट सितंबर 2021 की जो परीक्षा हुई है ना, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका आपके रचनात्मक आकलन से। इन्हें बोलते हैं मिड टर्म एग्जाम होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है, ये मिड टर्म टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके फॉर्मेट में आते हैं, FA वाले होते हैं ना फॉर्मेट असेसमेंट, उसके अंतर्गत आएंगे जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है वो इस प्रकार पूछा है कि सृजनशील या सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था किसने, वो टॉरेंस हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने स्टेप भी बताए थे, वो भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब होगा 28 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा है 28 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि NEP 2020 में उच्च शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा की अवधारणा के तहत कितने वर्ष की स्नातक डिग्री का प्रावधान किया गया है। तो हम देखें तो इसमें किया गया है आपके 4 वर्ष, क्योंकि ये अब ये सभी कोर्स है वो इंटीग्रेटेड कर दिए हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम कर दिया है, तो 4 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कक्षा 12 की बालिकाओं को कितनी राशि दी जाती है, तो ये आपके शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दी जाती है, ठीक है। नहीं माफी चाहेंगे,
इसकी सही जानकारी नहीं है, लेकिन हम रुपये बता देते हैं। इसमें दी जाती है बालिकाओं को करीबन 1 लाख रुपए, और इसके साथ ही एक स्कूटी भी दी जाती है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, सही 1 लाख रुपए और प्लस स्कूटी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है, वो इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री सक्षम बालिकाओं या बालिका योजना में बालिकाओं को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। तो हम ये कहेंगे इसमें जो सहायता प्रदान की जाती है वो की जाती है आपको आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो नया सिलेबस आया ना, जिसमें आपकी नए टॉपिक जोड़े, जैसे NEP 2020, उसमें सब टॉपिक दे रखे हैं कुछ, जिसमें से चक्कर रोल क्या होता है या अन्य चीज़ें दे रखी हैं। तो उनसे संबंधित एक तो ये क्वेश्चन पूछा है, एक ये पूछा है और ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखो, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपके 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन किए थे, CDP यानी जिसे कहते हैं मनोविज्ञान। अब इससे संबंधित जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज की है ना, तो वो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 31 से लेकर 34 तक आपको एक एक गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर क्वेश्चन होंगे, आंसर देने होंगे। ठीक है, हालांकि मुझे ये गद्यांश ऐसा लग रहा है 2018 में पूछा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। ये कर अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या होगा, हम कहेंगे अनिष्ट करने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शायद 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ है ये गद्यांश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 32, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो देखो अभिमान होगा। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, और बाकी सभी थे वो कौन थे, ये सभी स्त्रीलिंग थे। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा सही ओम होगा। तो गौ से गोय हो जाएगा, ये बात सही है क्या, सही है, गौ से गोय हो जाएगा, यानी ये सही है। बाकी ग्रह से ग्रह ही नहीं होगा, ग्रह होगा। और हस्ताक्षर अपने आप में ही प्लूरल है, तो इसे हटाइएगा। तो हम ये कहेंगे अनेक अपने आप में बहुवचन होता है। तो ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 ही सही था। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है, होगा, होगी निश्चित तौर से भविष्य काल में आते हैं। और फिर ये ऐसे बोलेंगे पढ़ा रहा होगा, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला गद्यांश 35 से 38 तक, इसी को आधार बनाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार देख लीजिए गद्यांश को। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख रहे हैं कि प्रायोजक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि प्रायोजित करने वाला वस्तु शब्द है। तो हम ये कहेंगे एक आपकी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। देखो, अगर आप देखें तो इसमें एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा जो आपके प्रेरित है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा प्रेरित कैसे बना होगा, प्रेरणा प्लस इत, इस प्रकार ही तो शब्द बना होगा। तो ये आपकी प्रेरित है ना, ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। बाकी क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो क्रिया के आधार पर देखें तो देखो कर्तवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, लेकिन विधि वाच्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। राजस्थान की भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, ये आपके रीट 2024 के सिलेबस में ये नया टॉपिक जोड़ा है। ये नया टॉपिक ही जोड़ा है सिलेबस में, वो है आपके राजस्थान की बोलियां। ठीक है, तो अब देखें तो हम देखें, देखो मारवाड़ी राजस्थान की फेमस बोली है, बीवाड़ी भी है, शेखावाटी भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी रासो किसके द्वारा रचित की गई, तो वही है चंद्र बरदाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। अगर आप सभी को देखें तो इसमें कहेंगे दरवाज़ा खुल गया, अतः चोर घर में घुस गया। ठीक है, बाकी उसने अत्यंत सुंदर भरतनाट्य प्रस्तुत किया था, ये तो साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यह वही स्थल है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं मिश्र वाक्य हो जाएगा। बाबा रामदेव ने अपने उद्बोधन में शाकाहारी बनने का आह्वान किया, तो साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें पूछा था संयुक्त, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन दे रखे हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकांगति कौन सी होगी। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि सीधी मूली से घी नहीं निकलता, तो सही हो जाएगा ऑप्शन। 43 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य को रेखांकित किए हुए भाग का कौन सा पदबंध होगा। जैसे देश भर के दलित, फिर उसके बाद अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं देश भर के दलित, दलित क्या है अपने आप में एक नाउन है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, इसी की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो ये इच्छावार्तक हो जाएगा, यानी इच्छावाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर जब हम 8 वाक्य पढ़ते हैं तो उन्हीं में आता है ये। और ठीक है, ये 2018 की रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, नर और नारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में फिल इन द ब्लैंक्स होनी चाहिए, तो हम ये कहेंगे क्या होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये पूछा है कि लिखना एवं पढ़ना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि लिखना और पढ़ना सिखाना समान रूप से अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि जब हम LSRW करते हैं ना, तो ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं कि पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर तब लिखेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। देखो जैक टॉट तो है, एस्ट्रोलॉजी भी है, मॉन्टेसरी भी है, लेकिन आपकी व्याख्यान विधि नहीं होगी, क्योंकि व्याख्यान तो आपकी मौखिक से संबंधित होती है। ठीक है, और बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होती है, और ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा कौशल का आरोही क्रम क्या होगा। अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूछा है, ठीक है, चाहे तो ये अभिव्यक्ति से पूछे, चाहे किसी से भी पूछे, हम शुरुआत में कहेंगे सुनेंगे और बोलेंगे और पढ़ेंगे, लिखेंगे, यही स्वाभाविक क्रम होता है या मनोवैज्ञानिक क्रम। सतत आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, या यह जाना जाता है, ऐसे कह रहा है ये। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि क्या जानना है, बच्चे कैसे सीखते हैं। ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है, ये रीट 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये कहेंगे पढ़ाई के पाठ को दोहराने की अवसर देना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। अगर हम इन सभी सिलेबसों को सिलेबस क्या है ऑप्शनों को देखेंगे तो हम इस पर जाएंगे डी नंबर पर, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि लिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है और ये रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नासिरा पढ़ाते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, ये पढ़ने से हमारी डिसेबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी डिस्ग्राफिया तो लेखन संबंधी होती है। बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे जो भी रोचक विषय वस्तु वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो नियोजन का है, रुचि का है, आवृत्ति का है, लेकिन मेंटल का नहीं है। मेंटल तो एक आपकी हेरिडिटी के फादर कहलाते हैं, आनुवंशिकता के जनक। तो मेंटल अलग चीज़ है, वो साइंस की बात होगी, ये शिक्षण की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण होगा। देखो हम अगर बाह्य गुण एक दिन मैंने बताए थे, तो इनमें आते हैं आपके जैसे मुद्रण, यानी जो मूल्य लिखा होता है ना, छपाई टाइप ये वाली दे रखी है। तो मुद्रण का मतलब जैसे लिखा रहता है ना RS ये 140 रुपये की है, तो उस हिसाब से है, तो ये बाह्य होता है। बाकी जो विषय वस्तु से संबंधित, मौलिकता और जीवन से संबंधित, ये इसके आंतरिक गुण हो जाएंगे। ठीक है, बाकी है 59 नंबर, कौन सा एक कारक हिंदी भाषा शिक्षण के लिए चुनौती नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो बोर्ड के लिए देश में राजनीति ये वाला है आपके हिंदी शिक्षण भाषा शिक्षा के लिए चुनौती नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कथन है मूल्यांकन के महत्व के बारे में गलत है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे
मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 31 से लेकर और जो आपके 60 तक है, जो भाषा फर्स्ट के रूप में चूज करेंगे हिंदी, उनसे संबंधित किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद है जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत ली होगी, अब उन्हें करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की है, तो उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें पहली बात है कि आपको एक गद्यांश दिया गया है और 61 से लेकर 65 तक आपको प्रश्न होंगे, वो आपको इसी गद्यांश से आधारित होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर अब ये पूछा है, ये कह रहा है देश रचाई अश्विनी पदे विभक्ति। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो ये चतुर्थी विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, वो इस प्रकार पूछा है आपसे। ये कह रहा है प्रडम्ब्या यानी प्रडम्ब्या इत्यस का प्रत्यय, यानी प्रडम्ब्या में कौन सा प्रत्यय है? तो हम ये कहेंगे इसमें ल्य प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुर्वन्ती पद यानी कुर्वन्ती पदे का धातु, यानी कुर्वन्ती में कौन सा धातु है? तो हम ये कहेंगे इसमें क्र धातु है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आत्मोत्सर्ग संधि विच्छेद कुर्ता, यानी आत्मोत्सर्ग है वह कौन सी संधि होगी, ये बताना है। अगर आप देखें तो इसमें हो जाएगी आत्म उत्सर्ज, ऊ का वो हो जाएगा, तो ये गुण संधि हो जाएगी। ये कह रहे पंचगंगम अत्र समास अस्ति, यानी पंचगंगम में कौन सा समास होगा? अगर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका हालांकि जो भी संख्यावाची आते हैं ना संस्कृत में, तो मोस्टली है जैसे पंचगंगम या अन्य कोई है, तो वो सभी अव्ययी भाव में चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, एक आपको पद्यांश दे रखा है और 66 से लेकर 69 तक क्वेश्चन इसी से संबंधित होंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, श्लोक में छंद कौन सा है आप वर्ण गिन लीजिएगा। उस वर्णों को गिनेंगे तो आपको मालूम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये उपजाति हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंद्रवज्जा और यानी इंद्रवज्जा उपजाति में जब अंतर करना हो तो हम ये भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसमें जो शुरुआत का वर्ण छोटे से स्टार्ट हुआ है या बड़े से, ये भी देखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नर्तनम इतस को प्रकृति प्रत्यय, यानी जो नर्तनम है इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन सा होगा। तो आप देख रहे होंगे, तो इसमें हो जाएगा नृत्य तो धातु होगी और लिट प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है तन्नर्तनम इतस का संधि, इसमें कौन सी संधि होगी? अगर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगी अनुनासिक संधि। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मधुर है शब्द से अस्ति, मधुर शब्द क्या है? तो हम ये कहेंगे ये एक आपका अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, जो क्वेश्चन बना है जैसा आप देख पा रहे होंगे, 19 संख्या या कृत उचित पदम नास्ति। 19 के लिए कौन सी ऐसी संख्या है जो उचित नहीं है? 9 10 माने 19 होता है, ऊनविंशति माने भी 19 होता है, एकोनविंशति माने 21 होता है, और एक विंशति या तो ये 20 होगा या 21 होगा। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर सी भी होगा और डी भी होगा, यानी ये दोनों ही 19 नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सी और डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब 71 नंबर में पूछा है आपसे कि इसमें से हमें वाच्य परिवर्तन कुर्ता कि पुत्र जनक सेवती क्रमवाच्य भावती, यानी भवती क्रमवाच्य में चेंज करना है। तो पुत्र का हो जाएगा, अगर इसे देखें तो पुत्रेण, ठीक है, तृतीय हो जाएगा, क्योंकि कर्ता होता है जो, जैसे यहाँ पे पुत्र था तो ये एक वचन था पुत्र, और यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाती है इसमें, तो ये हो जाएगा पुत्रेण जनक सीव्यते। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये का वर्ण उच्चार स्थान क्या होगा? तो हम जानते हैं इसका क्या होगा, तालु होगा, क्योंकि ऋतु सना मूर्धा तो तालु होता है। एक रहे नमो भगवंतम वासुदेव, उपयुक्त वाक्य से शुद्ध रूपम अस्ति, इसका शुद्ध वाक्य रूप करना है हमें, तो ये हो जाएगा नमो भगवती वासुदेवाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स ग्राम गमिष्य सी, तो हम कहेंगे इसमें अगर द्वितीय विभक्ति है तो हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हम कदा ग्राम गमिष्य सी, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं जो कथा है ना, ये एक तरह से अव्यय शब्द है, और जब भी आप
जो प्रश्न बनाने में शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो हम इसमें कदा अव्यय शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी तुम कदा ग्राम गमिष्यति। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है पाणिनीय अनुसार स्पर्श वर्णनम आभ्यंतर प्रयत्न वर्तते। तो पाणिनि के अनुसार है जो स्पर्श वर्ण है उसमें आभ्यंतर प्रयत्न कितनी है वो बताने है, यह कौन सा है। अगर आप देखें तो इसमें हो जाएगा स्पृष्टम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है अनुप्रास शब्द साम्य वैसम भी, यानी वैसम भी अपी विलंद ब्लैंक्स यत रिक्त स्थान पूर्यत। तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगा आपका स्वरस्य, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पुनर्वलन कौशल मिति कस्या परम नाम। तो हम कहेंगे पुनर्वलन कौशल का दूसरा नाम क्या होगा, तो हम इसे बोलेंगे और प्रवाह कौशल से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानसिक विभिन्नता मापन क्रियते। तो हम ये कहेंगे हम बुद्धि परीक्षण के थ्रू कर सकते हैं। अब 79 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक स्वशिक्षण से मूल्यांकन आए छात्र किम प्रदायति। तो हम ये कहेंगे कि वो गृह कार्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि प्रोफेसर वीपी बोकेल महोदय संस्कृत शिक्षण कस्य विधि प्रयोग करता। यानी संस्कृत जो आपके वीपी बोकेल महोदय हैं उन्होंने संस्कृत शिक्षण में किस विधि का प्रयोग करते हैं। हम ये कहेंगे इसमें से संबंधित हो जाएगी आपकी प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। प्राथमिक स्तर का विधि समोपयुक्त, यानी प्राइमरी लेवल पर कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी इनमें से चूज करना है। तो हम ये कहेंगे वो आपकी कथा विधि रहेगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 82 नंबर है शिक्षक कच्चाया कम आसत पाठयति। तो इसमें हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, यानी जो शिक्षक है वो कच्चा में किस प्रकार की पाठ्य वस्तु का उपयोग कर सकता है। तो वो सुधाखंड हो, पाठ्य पुस्तक हो, दृश्य साधन हो, सभी यानी सभी को कर सकता है। भाषा शिक्षण कति कौशलानी, तो वो चत्वारी हो जाएगा, यानी 4 है LSRW। शिक्षा का प्रकार क्रिया क्या है, तो वो हो जाएगी गत्यात्मिकता। ठीक है, डायनामिक बोलते हैं। मूल्यांकन कति विधा, मूल्यांकन के कितने विध हैं, तो वो हो जाएंगे 2 विधम। हालांकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, कभी कभी संस्कृत में ये डिलीट भी कर दिए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 2 ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शरीर माध्यम फिलिंद ब्लैंक धर्म साधनम सुक्ति पूरी आती है। इस प्रकार आपको ये सुक्ति पूरी करनी है, तो वो खलु हो जाएगा इसमें फिलिंद ब्लैंक्स में। शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्द को अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार का क्या अर्थ है। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे ये आपके सर्वविध दोषाणाम निराकरण, सभी दोषों को दूर करने वाला निराकरण यही होता है शिक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि वाक रूपम भाव प्रकटम किम, तो हम ये कहेंगे ये भाषण के थ्रू कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है आपसे कि पाठ्य योजना ना आविर्भाव अवता, यानी जो पाठ्य योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ है, तो ये आपके हुआ है गेस्टोल्ट मनोविज्ञान के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। जो साइकोलॉजी में चलते हैं ना वही है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षण से सामान्यतः सिद्धांत नास्ति, यानी शिक्षण का सामान्य सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, ये चूज करना है। तो वो हो जाएगा आपका लिंग भेदस्य सिद्धांत, इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रकार हमने अब तक जो 61 से लेकर और जो 90 तक क्वेश्चन किए, ये 121 नंबर है, ये आपके EVS यानी पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि वह परिवार जिसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित आश्रित बच्चे शामिल हों उसे यानी उसको कहते हैं, यानी उस परिवार को क्या कहेंगे, तो हम उसे एकल परिवार कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है जो चीड़ का पहुंचा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है जिसे विधवा महिलाएं द्वारा उड़ा जाता है। तो चीड़ का पहुंचा है ये आपका संबंधित हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र से। ठीक है, और बाकी बात करें एक और होते हैं, जैसे पहुंचा के प्रकार होते हैं, जैसे कि पीला पहुंचा, एक सुना होगा नाम आपने। तो पीला पहुंचा है ना, ये संबंधित होता है आपके जैसे पुत्र प्राप्ति के समय उड़ाई जाने वाला, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी वस्त्र। और एक होता है गुलाबी पहुंचा, तो जो गुलाबी वाला पहुंचा है ना, ये संबंधित होता है पुत्र प्राप्ति पर
होने पर प्रसूता यानी जो प्रसूता होती है ना उसके द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र। ठीक है, और बाकी ये हमने बात कर ली थी। चीड़ का पौम चाहिए तो हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, पीला बता दिया है, गुलाबी भी बता दिया है। हालांकि जो पीला पौम चाहिए ये जयपुर का फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से सियालू या साबड़ू फसल क्या है? ये राजस्थानी शब्द हैं, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सियालू या साबड़ू फसल है वो बाजरे से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी ऐसे बोल सकते हैं खरीफ की फसल है एक तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये है टंगस्टन के खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में ये सभी क्षेत्र नाम दे रखे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये संबंधित होगी डेगाना नागौर से। एक चीज़ और, टंगस्टन में ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ये डब्ल्यू के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है। जो आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल, उसमें दे रखा है। राजस्थान का जिब्राल्टर किस ध्रुव को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके अजमेर ध्रुव को, या अजमेरू बोल देते हैं। तो ये अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण है 1113 के समथिंग है। किसने करवाया था? 1113 ईस्वी में ये करवाया था अजयराज चौहान ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो निर्माण करवाया था आपके कह सकते हैं सवाई प्रताप सिंह ने। और कब करवाया था? ये करवाया था 1700 करीबन 99 ईस्वी के समथिंग। ये कह रहा है कजली तिली महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाई जाती है? ये बूंदी की फेमस है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 128 नंबर के राजमहल कहाँ पर स्थित है? जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी थी। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके उदयपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है 29 नंबर यानी 129 नंबर के चरी नृत्य है कहाँ का फेमस है? तो ये आपके किशनगढ़ अजमेर का है और गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। और ये किस अवसर पर किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके ऐसे बोल सकते हैं भानुजी महाराज हो जाएंगे। और जो आपका कथक नृत्य है ये आपके राजघराने से संबंधित है, और ये भी घराना कौन सा? जयपुर वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ओवरऑल देखें तो हम इन ऑप्शनों को 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे जो पीएम रहे हैं पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होगा? हम कहेंगे इनेमल होगा, जो हमारे दांतों से संबंधित होता है। आपको इनमें से असुविलित युग्म चूज करना है। एक तरफ खनिज दे रखा है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे रखे, तो मिलान करने हैं। तो देखो लोहा है ऐसे ये आपकी मोरिजा या बानोला जयपुर से फेमस है, यानी उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है। सीसा जस्ता है ये राजपुरा दरीबा उदयपुर से फेमस है। रॉक फॉस्फेट है ये आपकी मोरा डूंगर करौली से संबंधित नहीं होगा, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम रॉक फॉस्फेट का नाम लेते हैं ना तो आपके जहन में यही आएगा, क्या आएगा कि एक तो झामर कोटला का नाम आता है, और इसके अलावा एक और आता है कार्वेरिया और डापन। ये 3-4 क्षेत्र हैं जहाँ पर रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक मिलता है। बाकी जिप्सम है वो जामसर बीकानेर में मिलता है। तो इस प्रकार जो गलत था वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 134 है ढोलामारू नामक प्रमुख चित्र निम्नलिखित में से किस शैली का है? तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी आपकी मारवाड़ शैली, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, इसमें पूछ रहा नादड़ा है, क्या है ये? तो हम ये कहेंगे एक तरह का वस्त्र है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 136 है कि जो ब्लू पॉटरी के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान फेमस है। तो ब्लू पॉटरी की जब भी बात की जाएगी तो वो जयपुर ही फेमस है, और इसे लाए थे कहाँ से, एक राजा हुए जयपुर के मान सिंह, ये लाए थे इसे लाहौर से ही लाए थे, सही है, लाहौर से लाए थे। ये आपके लेवल 2 में जो आपकी 2023 में परीक्षा हुई थी ना, उसमें पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ये तो ब्लू पॉटरी है। एक आती है आपकी ब्लू पॉटरी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जो एक कृपाल सिंह शेखावत हैं, जिन्हें 1779 में क्या मिला था, उन्हें मिला था पद्मश्री अवार्ड इन्हीं के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, हालांकि इसका एक सही हो जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसे लेकर कौन आया था जयपुर में, तो लाहौर से लेके आए थे आपके मान सिंह। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दो मिल तेंदुआ का आश्रय स्थल कहाँ पे है। तो इनका आश्रय स्थल हो जाएगा त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं खिल, ठीक है। बाकी देप्पा है, ये तो आपकी संबंधित हो जाएगी छत्तीसगढ़ और आपके अंडमान से, ठीक है, छत्तीसगढ़ अंडमान से। पामलू है, ये संबंधित हो जाएगी मणिपुर से। पांडु है, ये संबंधित हो जाएगी एपी यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो इन दोनों से संबंधित हो जाएगी। इसका राइट आंसर खिलदा जो हमने देखा था 138 नंबर। क्वेश्चन नंबर 139 है कि कल्ला जी निम्नलिखित में किसके अवतार माने जाते हैं। तो कल्ला जी राठौर हैं, इनका जन्म नागौर में हुआ था, और ये माने जाते हैं आपके शेषनाग, ठीक है, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। और जो मीराबाई थी ना मीराबाई जो राजस्थान की, तो ये उनके ऐसे बोल सकते हैं, कल्ला जी की कौन थी, ये एक तरह से बुआ थी, ठीक है। तो शेषनाग माने जाते हैं। मीरा जी थी इनकी बुआ थी, और इनका जन्म है नागौर परिवार में हुआ था, राजपूत परिवार में, ठीक है। और इनकी और कोई जानकारी है नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग में नहीं है। अगर देखें तो जैसे तगड़ी है, ये कमर में आभूषण पहना जाता है, ये बात सही है। बाली है, ये कान का आभूषण है। पेड़ है, ये नाक का आभूषण है। जो झांझर है, ये संबंधित आपके गले के आभूषण से नहीं होगी, तो फिर ये किससे संबंधित होगी। तो झांझर है स्त्रियों के पैर का आभूषण होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 141 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, इनमें से क्रियाकलापों में से कौन सा कथन है वो असत्य, वो चूज करना है। तो आप सभी को पढ़ लीजिएगा। इसमें से सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे दूसरे बच्चों से बहस करने से अधिक सीखते हैं, इस प्रकार का ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। अगर आप देखें इन सभी ऑप्शनों को तो हम कहेंगे पर्यावरण प्रदूषण के स्वरूप का अध्ययन। कार्यगोष्ठी से संबंधित कौन सा कथन सत्य होगा, हम ये कहेंगे इसमें से उपयुक्त सभी ये तीनों ही सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, वो चूज करना है। तो हम ये कहेंगे इसमें से हो जाएगा जटिल प्रयोग और सिद्धांतों की अधिकता, ये वाला कथन है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन से संबंधित कौन सा सही नहीं है। अगर हम सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे इसमें है विद्यालयों का वातावरण काम की अधिकता से बोझिल नगले रहता है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 147 नंबर, जो अधिन्यास विधि से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। सभी कथनों को पढ़ने के बाद यह विधि पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा कहना गलत है, बाकी ये तीनों सही थे। क्वेश्चन नंबर 148 है, वो इस प्रकार पूछा है कि शिक्षण सहायक सामग्री जैसे फ्लैनेल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे किसी भी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 149, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या क्या है। तो हम ये कहेंगे ये सभी समस्या है
बच्चों का शिक्षण में रुचि न लेना, प्रयोगशाला का अभाव होना, अप्रसिद्ध शिक्षक हो जाएंगे। इसका मतलब सभी उपप्रयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपागम का अनुपालन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए नहीं किया जाता था, यानी इनमें से नहीं किया जा सकता है, तो वो अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ाना। ये जो नेक्स्ट सेशन है वो आपके मैथ यानी गणित और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। तो फोर्थ खंड में आपका मैथ ही पूछा जाएगा, जिसमें 91 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक जानकारी दे दूं, जो न्यू सिलेबस 2024 का आया था उसमें वैदिक गणित एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो ये उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार पूछा है। सूत्र एकाधिकन पूर्ववर्ड द्वारा 4.5 का वर्ग ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो देखो ये आपकी 10th क्लास की बोर्ड है या 12th की तो है नहीं, जिसमें आप इसे गुणा करके विधि बताएंगे। इसमें तो डायरेक्टली है, आप 4.5 से 4.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसमें आएगा जो भी हमारा आंसर आएगा निकल के गुणा करेंगे तो 20.25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप खुद से करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 92 है कि आपको 34,000 प्लस 43 सैकड़ा प्लस 24 दाई प्लस 2 इकाई इक्वल 24 सैकड़ा प्लस 25 दाई प्लस 20 इकाई प्लस एक्स। तब एक्स का मान क्या होगा? एक काम कीजिएगा, एक काम ये रहेगा कि जो डाटा दे रखा है ना, आप तो उसे जोड़ते जाइएगा और फिर बराबर करके इधर की साइड दे रखा उसे जोड़ लीजिएगा और प्लस एक्स कर लीजिएगा। तो आप जोड़ेंगे जैसे 34,000 और 43 सैकड़ा का मतलब वही इकाई दाई सैकड़ा, यानी इसका 100 का गुणा करना होगा। इसमें 43 में ये हो जाएगा 4300, ये हो गया था 34,000, क्योंकि 1000 का गुणा करेंगे ना तो नीचे तो 34,000 हो जाएगा। दाई का मतलब 240 हो जाएगा प्लस 2 का 2 ये हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे ना तो टोटल कर लेना आप खुद से, मैं जो टोटल करके बता रहा हूँ ये आएगा 38,542। ये वाला यहाँ से लेकर ये जोड़ा है मैंने बराबर निशान से पहले तो कितना आया था? ये आया 38,542। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि अब जो बराबर में दे रखे हैं उन्हें देख लीजिएगा। ये सैकड़ा है तो 100 का गुणा कर लीजिएगा 24 में, इधर दाई है 10 का गुणा, इकाई है तो 1 का गुणा। तो इस प्रकार इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएंगे, आप खुद से भी जोड़ लेना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये आएंगे 2670 प्लस एक्स इसलिए आएगी क्योंकि इसमें देखो ये अचर है तो इसमें ये जोड़ ली। हमें अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसे इधर 75 कर दीजिएगा। तो 38,542 माइनस 2670 बराबर कितना आएगा? वही एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। ये समथिंग आएगा 36,872। तो ये किस ऑप्शन में? 36,872 ऑप्शन नंबर सी सही है। यही एक्स की वैल्यू थी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 93 नंबर है, ये आपको जो बोर्ड मार्क्स के नियम है उसके थ्रू करना है। आप डायरेक्टली इसका गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 24,000। ठीक है, अब इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो आप 4 का भाग दे के दे लिए, 4 से 4 चेक 24 यानी 6,000 बचेगी, तो 6,000 बची। ठीक है, इधर है ये -3 इंटू एक चीज़ होती है पहले कोष्टक को सॉल्व किया जाता है तो 8 5 13। अब इस 13 का गुणा है इस 3 से करेंगे, -3 थे तो 39 आएगी ये माइनस की। ठीक है, और इधर वो 6,000 इससे घटाएंगे तो 5,961। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है कि विक्रम के पास 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं, उसके पास है कुल 20 सिक्के हैं, लेकिन उनकी राशि करेगा तो 25 हो जाती है। तो बताइए 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? आप इन्हें ऑप्शन से ही कहिएगा। 1 रुपये के मान लीजिएगा मेरे पास 15 रुपये हैं तो 15 हो गए, और 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो इसे गुणा करेंगे 10 और 15 25 रुपये हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 95, इसका मल्टीप्लाई करना है और कितना डाटा आएगा आप खुद से भी कर लें। डायरेक्टली इसका राइट आंसर आएगा 64 19 35 8, ये वाला डाटा आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि है 40 वर्षों में स्वयं की तिगनी हो जाती है, तो दर पूछिए। पहली बात तो ये है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम जानते हैं साधारण ब्याज का SI बराबर है, यानी साधारण ब्याज होती है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PTR/100। ठीक है, इसका मतलब ये है P मतलब मूलधन, T मतलब समय, R मतलब दर बटे 100। अब हमें केवल R चाहिए, तो R बराबर पता है क्या होगा? SI इंटू 100 बटे, अब बचा है वो नीचे रख दीजिएगा P इंटू T।
अब देखिए हमें दर याद करनी थी, ये सूत्र निकल के आया। अब इसमें साधारण ब्याज हमें पता नहीं है, केवल कोई धनराशि है 40 वर्षों में स्वयं की तिगनी हो जाती है, यानी हम ये कहेंगे P बराबर दे रखा है 40 और क्या दे रखा है और तिगनी हो जाती है, तो ये मिश्रित धन दे रखा है। ठीक है, तो देखो ऐसे करेंगे, कोई x कह सकते हैं धनराशि थी। ठीक है, ये P मैंने गलत लिखा है, ये टाइम दे रखा है 40, तो ठीक है वर्ष, कोई मूलधन x है वो तिगुना हो जाता है, तो यानी ये तो था P, ये है मिश्रित धन। अगर मिश्रित धन में से P यानी मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाती है, उसे ही बोलेंगे। ठीक है, तो 3x में से माइनस x जाएगी तो 2x, ये क्या आएगी साधारण ब्याज। अब इसे इसमें फिट कर दीजिएगा, साधारण ब्याज कितनी आई 2x, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मूलधन कितना था x था और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा था 40 वर्ष। आप इसे काटा पीटी कर लीजिएगा, x से x गई, 2 से कटेगी 40 20 बार, 20 से ये कटेगी 5, यानी हमें दर पूछी थी तो 5% आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे होंगे जो 98 है। इसमें पूछा है कि जैसे ये डाटा दे रखा है, इसमें 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो देखिए एक तो 8 ये है, एक 8 ये है। अगर इस 8 की बात करें, जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिएगा। जैसे 8 के बाद 2 2 4 2 6, यानी हम कहेंगे इसमें हमने 6 0 लगा दी। ये केवल 8 है तो इसे 8 को कटाएंगे, कितना आएगा, ये आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है 99। इसमें क्या पूछा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये दे रखा है और 10% लाभ हुआ है, यानी 10% लाभ पे बेचा है, तो वस्तु का CP यानी वो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और इसका एक सिंपल लॉजिक ये होता है कि जो 11,000 डाटा दे रखा है ना, इसे मल्टीप्लाई करें, कितने % का लाभ हो रहा है 10% का, तो आप 110 नीचे रखिए, ऊपर 100 रखिएगा। 1 0 से 1 11 से काटेंगे तो ये 100 बार, 100 का गुणा 100 से करेंगे तो 10,000, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि 360 व 840 का मौसा क्या होगा, यानी जैसे SCF बोलते हैं। आप एक काम कीजिए, इनके गुणनखंड कर लीजिएगा, दोनों के अलग अलग, जिनमें जो डाटा कॉमन आ रहा है ना, आप उसे कह सकते हैं देख लीजिएगा, वही डाटा आंसर होगा। जैसे हम इसे 2 का भाग देंगे पहले, तब ये 180 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 का देंगे 90, फिर 2 का 45, इसमें से जो डाटा कॉमन आ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका निकल के आएगा, चलो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, इसमें दिया तो 45 आ गया था, 45 में फिर 3 का देंगे तो 3 का दें 3 5 15, 3 का देंगे 5, ये हो गया। अब इसमें देंगे तो 4 2 0, 2 का देंगे 2 1 0, फिर 2 का देंगे 105, फिर 3 का देंगे 3 और 3 5 15, फिर देंगे 5 का तो 7 आ गया, फिर 7 का देंगे तो 1। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 2 2 सभी में कॉमन आ रही है, 3 तो 2 हो गई, और क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसे भी ले लीजिएगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसे भी ले लीजिएगा। और कोई है नहीं, 3 5 15 15 3 3 60 60 दूनी 120, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। एक सेकंड, इसे रफ कर दें थोड़ा, 86 है। ठीक है, यानी 40 छात्रों का औसत है, 40 छात्रों का औसत है वो 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंक वाले निकाल दिए जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है, तो शीर्षक के जो 5 छात्र के औसत अंक क्या होंगे। देखो इसे ऐसे कर सकते हैं कि टोटल कितने थे 40 छात्र, उनका औसत 85, तो इनका योग आ गया ये। ठीक है, यानी अंकों का योग। बाकी है इसमें से क्या कह रहा है कि 5 सर्वाधिक अंकों वाले निकाल दिए, 40 में से 5 निकाल दिए तो 35 रह गए। फिर कह रहा है औसत में 1 अंक कम हो जाता है, तो जो 85 था वो 86 था, वो अब कितना रह गया 85। अब इसे गुणा करके घटा लीजिएगा, तो देखिएगा हम कैसे करेंगे इसे, कि इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग आएगा ये 3440, और ये कितना आएगा, ये समथिंग आएगा, गुणा करेंगे तो 2975। अगर इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 465। अब क्या कह रहा है कि जो 5, ये कह रहा है ना शीर्षक के 5 छात्रों का औसत भाग, तो इसमें ही भाग दे दीजिएगा, ये हो जाएगा 9 5 45 3 5 15, यानी फिर कह रहा है औसत अंक कितना आ गया, तो आपको 93 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ये कह रहा किसी वस्तु के 5% हानि पर बेच दिया, यदि उसे 70 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन की ट्रिक होती है, अगर हानि है और लाभ है, कोई संख्या कितनी अधिक हो रही है ना, इसे बराबर कर दीजिएगा, इसके इन्हें जोड़ के 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 बराबर 70, ठीक है। तो 1 बराबर हो जाएगा 70/10 और 100 का गुणा कर दीजिएगा, तो ये आएगा 700, यही आएगा सीपी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि 1500 रुपये की 9% की दर से 10 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, तो ऐसा ही बराबर पूछा है। तो हम जानते हैं PTR/100 होता है, ठीक है। तो इसमें P दे रखा है 1500, ठीक है, और R दे रखा है 9%, और जो समय दे रखा है वो माह में दे रखा है। तो इसे वर्ष करेंगे तो 12 का जो 10 माह है ना, इसमें 12 का भाग देंगे तो वर्ष हो जाएगी, और बाकी 100 तो नीचे रखेंगे। और आप देख लीजिएगा, 2 0 से 2 0, 3 से काटेंगे 3 3 को 9, 3 4 को 12, 4 से काटेंगे तो इसे 2 कर से काट लिए 5, और ये कटेगी 2, 2 से इसे काटेंगे तो 7.5, यानी बचा क्या 7.5 × 5 × 3, इसे करेंगे तो 112.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 बिंदुओं के मध्य में कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं, केवल एक, ये वाला है, केवल एक ही बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्णों की अधिकतम कितनी संख्या होंगी। तो देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या निकालने का, n-3, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, n-3 ये वाला फॉर्मूला होता है, और बट्टी में 2 होती है। इससे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, विकर्णों की। तो कितनी भुजाएं, n बराबर ये भुजा होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम रखेंगे तो 15 -3/2, तो देखेंगे तो आगे करेंगे तो 15, इस 15 में से 3 जाएगी, फिर इसका क्रॉस कैसे, क्या मतलब क्रॉस, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट 12/2, 2 से कटेगी 6, 15 चिक्का कितने होते हैं 90 होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है जो है आपका 110 नंबर, कि 1 लीटर में कितनी घन सेमी होती है। हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं जो मैथ की टीचिंग मेथड से संबंधित जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के रहेंगे वो देखते हैं। 111 नंबर है, गणित शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है, ये कथन किससे संबंधित है। ये रीट में पूछा हुआ है, ये सल्ट जज से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 112 नंबर, कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष क्या होगा। तो आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के देख लीजिएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का अभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गणित शिक्षण के दौरान बालकों में कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा। तो हम ये कहेंगे उसे है अपने संबंधित जो भी पाठ शिक्षण की विधि है उनका ज्ञान होना जरूरी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, वो इस प्रकार पूछा है आपसे कि गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक अध्यापक के रूप में आपको निम्न में से कौन सी क्रिया अपनानी चाहिए। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहीं निरंतर व्यवस्थित अभ्यास करवाई जाए। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें पूछा है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि हम इससे कहेंगे ये सभी होने चाहिए। तो अप्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि गणित शिक्षण की शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसे महत्व देना आवश्यक नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो सभी ऑप्शनों को पढ़ के तो हम तो कहेंगे उसे अभिभावकों की पृष्ठभूमि इस प्रकार की महत्व देना आवश्यक नहीं है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 118 है, वो इस प्रकार पूछा है कि निम्न में से गणित विषय में गृह कार्य का महत्व तो नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ये तीनों ही। गणित की वह शाखा जो संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्र करने, वर्गीकृत करने, परस्पर तुलना करने, सारणीबद्ध करने से संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित हैं। तो हम ये कहेंगे ये आपके सांख्यिकी से संबंधित है। अध्यापन कार्य करवाते समय शिक्षक को निम्न में से किस पहलू पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए।
तो ओवरऑल देखें सभी कथनों को पढ़ के तो हम कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हमने 1 से लेकर वो जो आपके 150 या 150 तक क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।